Good evening everyone. Is my voice and video clear? Voice और वीडियो क्लियर है हमारा? तो नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा इकोनॉमी की क्लास है। आज इकोनॉमी की डेमो क्लास है सो कॉल्ड, ठीक है। तो इकोनॉमी की क्लास में जो और भी चीज पढ़ेंगे, सर्वे वर्वे जब आएगा तब और डिटेल में। मतलब टोटल मेरे हिसाब से इकोनॉमी की जो क्लास होने वाली है मेंस में, इट विल बी रफली अराउंड 15 to 17, ठीक है। 15 से 18 क्लास के बीच में इकोनॉमी की क्लास होगी। और सर अभी अभी प्रोविजनल आंसर की निकाला है यूपी बीपीएससी ने, तो आप लोग आंसर मिलाएंगे? क्लास छोड़ दे फिर? आप बताइए क्या करना है, आंसर मिलाना है या क्लास करना है? क्लास करना है। एक आंसर आ गया, क्लास करना है। फास्ट कर लेते हैं, क्लास जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है, फिर आंसर मिला लीजिएगा। पहले क्लास कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। क्लास कर लीजिए, उसके बाद आंसर की तो कभी मिला लेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो जो इकोनॉमी की क्लास होगी बेटा 15 to 18 क्लासेस होंगे, जिसमें हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज होगा वो पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। और साथ में जो ये बजट वगैरह है ये पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे। प्लस करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स जो होंगे इकोनॉमी के, ये पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे इन इकोनॉमिक्स। कोई बात नहीं, अरे मैं इंटरेस्टिंग बना दूंगा, टेंशन मत लो। अभी 10 मिनट में आप भूल जाओगे बीपीएससी का आंसर की, ठीक है। 10 मिनट में भूल जाओगे, टेंशन मत लो। 10 मिनट खाली ध्यान दो। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स, ये तीनों मिलाकर आपका इकोनॉमी का सेक्शन बनेगा बेटा। और ये यूज देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी का मेंस निकला किसी का मेंस नहीं निकला, भगवान करे सभी का निकल जाए। बट ये जो पार्ट है ना बिहार इकोनॉमिक सर्वे, आपका मेंस अगर क्लियर हो गया तो भी फ्रूटफुल है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी फ्रूटफुल है। बिकॉज 69th पीटी जो 30 सितंबर को होगी, और फिर जो मेंस 3 महीने बाद होगा, सितंबर में 3 महीना जोड़ दो, मोस्ट प्रोबेबली 30 दिसंबर या जनवरी फर्स्ट वीक में आपको वहां पर इसको फिर से पढ़ना ही पढ़ना है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो क्यों ना इसी बार कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि एक तीर से जितने भी शिकार करने हम सारे शिकार कर लें, ठीक है। एनीवेज, आप 68 मेंस भी अगर लिखोगे तो 69th पीटी तो ऐसे भी लिखना ही लिखना है सबको, है कि नहीं? रिजल्ट तो आएगा नहीं फाइनल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये अच्छे से कर लेना। 15-17 क्लासेस जो होंगे हमारी, डिटेल्ड में इकोनॉमिक सर्वे होगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला कहीं भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी विल बी डूइंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चों को एक चैप्टर में दिक्कत आती है जब इकोनॉमिक सर्वे को डेमोग्राफी से लिंक करते हैं। डेमोग्राफी मतलब ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है या नहीं होता, ये देख बताओ। पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, माइग्रेशन, इन सब का क्वेश्चन जब मिक्स करता है इकोनॉमी के साथ और पूछता है डेटा के साथ बताओ। आपने पिछला बार तो क्वेश्चन देख लिया ना, पिछले बार का। डेटा नहीं पता है तो खत्म हो गया कहानी। तो डेटा को कैसे यूज करना है, उतने सारे डेटा अगर नहीं भी यूज करें, 10-15 डेटा ही याद करके जाएं, तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये भी हम सीखेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। क्लियर है इकोनॉमिक्स में? और किसी को लगता है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना हो इकोनॉमिक्स में आपको? इतना काफी है, ठीक है, यहीं से आएगा, ठीक है। चल, तो नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ डू वी स्टडी विद रेस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो क्वेश्चन है वो आप आराम से क्या कर सको, अटेंड कर सको, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट। डेमोग्राफी इज बेसिकली व्हाट? डेमोग्राफिक डेटा अगर की हम बात करें, तो ये जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो हमारे डेटा होते हैं वो किस किस कैटेगरी में हम डालते हैं? डेमोग्राफी के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट बेटा बिकॉज रिसेंटली व्हाट हैज बिहार गवर्नमेंट डन? जल्दी बताओ। 7 जनवरी से 21 जनवरी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड 7 जनवरी से 21 जनवरी? phase 1 of caste census happened in Bihar. 7 जनवरी से 21 जनवरी में क्या हुआ? phase 1 of the caste census happened in Bihar. तो श्योर रहो कि क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज ना? तो आप अगर डेमोग्राफी का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप उसको आराम से इंट्रोड्यूस करा सकते हो? अगर डेमोग्राफी का डेफिनेशन अगर भूल गए तो हाउ वी कैन राइट
recently Bihar government has conducted a caste census between 7 January to 21st January in first phase, and this census is basically related to what? Collection of data with respect to demographic conditions. ठीक है, on the basis of caste. तो इस तरीके से आप चाहो तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस तरीके से इस टॉपिक को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो, सिर्फ याद करना नहीं होता पीटी में, ठीक है ना। डेमोग्राफी अगर हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है जब इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होगा, तो इसका मतलब कुछ बेसिक्स जानकारी हमारे पास होने ही चाहिए। उस बेसिक्स जानकारी में पहला क्या आता है? बर्थ रेट। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर 69th पीटी। 69th पीटी के बैच में एक बार फिर से होगा शायद ये क्लास, बट मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्थ रेट? हाउ वी डिफाइन बर्थ रेट? बर्थ रेट को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, हाउ डू वी डिफाइन बर्थ रेट? नहीं पता? How do we define birth rate? Very good. Number of births per 1,000 population. Births per 1,000 population. This is how the birth rate is defined. उसी तरह, how we define death rate? Number of deaths per 1,000 population. Now, next, what is the meaning of natural growth rate? इसका क्या मतलब होता है? What is the meaning of natural growth rate? Natural growth rate means birth rate minus death rate. तो सर कोई आर्टिफिशियल ग्रोथ रेट भी होता है क्या? नहीं, आर्टिफिशियल ग्रोथ रेट नहीं होता। एक और टर्म होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ इज रेट इज डिफाइंड एट व्हाट? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट प्लस नेट माइग्रेशन। नेट माइग्रेशन का मतलब क्या हो गया? इन माइनस आउट, ठीक है, कितने लोग आए और कितने लोग गए, दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ नेट माइग्रेशन। कितने लोग बाहर से आए और कितने लोग बाहर गए, माइग्रेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट your basic definitions are with respect to natural growth rate, population growth rate, birth rate and death rate. इन सारे टर्म्स को हम यूज करेंगे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में। दोबारा मेरे से मत पूछना कि ये सब क्या होता है, ठीक है, वहां पर नहीं होगा इतना डिटेल में। माइग्रेशन, ना व्हेन व्हाट इज माइग्रेशन? बेटा पहले तो ये बताओ व्हाट इज माइग्रेशन। ये सब क्लास 9 की एनसीईआरटी में दे रखा है, क्लास 9 एनसीईआरटी पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। व्हाट इज माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। मूवमेंट ऑफ पीपल लिखते जाना, कुछ छूट गया तो। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, ठीक है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर। तो मूवमेंट कैसा हो सकता है? जैसे मान लो मूवमेंट ये भी हो सकता है लोग आए, और मूवमेंट ये भी हो सकता है लोग गए। तो दोनों तरीके के मूवमेंट होते हैं माइग्रेशंस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो दो तरीके के अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं माइग्रेशन में, तो आपको नहीं लगता कि एक जगह होगा जहां से लोग जा रहे होंगे, उस जगह को हम क्या बुलाएंगे? ओरिजिन। और एक जगह होगा जहां पर लोग आ रहे होंगे, जिसको हम क्या बुलाएंगे? डेस्टिनेशन। तो माइग्रेशन इज डिपेंडेंट अपॉन बोथ ओरिजिन एज वेल एज डेस्टिनेशन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन? जल्दी से बता दीजिए। ये सब पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा यार, जब इतना आंसर कर रहे हो। इनिशियल, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। पुल एंड पुश फैक्टर, वेरी गुड। पुल एंड, ना 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 ना, इसको डिफाइन करते हैं बेटा, ऐसे मत लिख देना जॉब अपॉर्चुनिटी। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है पुल फैक्टर, पुल फैक्टर,
और दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर अकर्स एट ओरिजिन, पुल फैक्टर अकर्स एट डेस्टिनेशन। पुश फैक्टर का एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो कोई विलेज है जहां पर कोई नौकरी वोकरी नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये फोर्स करेगा वहां के लोगों को कि आप वहां से भागो, दूसरे जगह जाओ। ठीक है, क्लियर है ये चीज। उसी तरह मान लो कोई स्कूल नहीं है, बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कंडीशन आपको धक्का देता है कि आप वहां से भागो, वहां मत रहो। क्लियर है? दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? पुश फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुल फैक्टर? दूसरे जगह का कंडीशन, जैसे अरे यार बॉम्बे में इतनी सारी नौकरियां हैं, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ वहां कमा लेंगे, वहां हम अपने बच्चों को स्कूल भी भेज पाएंगे, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, तो बॉम्बे इज अट्रैक्टिंग यू, दैट्स व्हाई इट्स अ पुल फैक्टर। दोनों क्लियर है? पुश फैक्टर पुल फैक्टर में अगर माइग्रेशन पर कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या हम उसको अच्छे से डील कर पाएंगे अब आराम से डिफाइन करके, पुश फैक्टर पुल फैक्टर। बाकी अभी माइग्रेशन के ऊपर बहुत कुछ पढ़ना भी है, ऐसा नहीं है कि यही खत्म हो गया माइग्रेशन, अभी बस सीख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इस दो कैटेगरी में डिफाइन करना, पुश फैक्टर पुल फैक्टर, और उसके बाद सारे फैक्टर्स को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज टेकन टू बी इन टू कंडीशंस, एक होता है डिकेडल, एक दो होता है एनुअल। व्हाट इज डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? डिकेडल मतलब क्या? जैसे पॉपुलेशन इन 2011 माइनस पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ 2001 into 100। दिस इज व्हाट योर डिकेडल ग्रोथ रेट इज। मतलब यहां पर ध्यान से देखो, कितने टाइम में हम ग्रोथ रेट देख रहे हैं? 10 सालों में, 2011 2001। और डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास में मैंने आपको पहले बताया था, जिस चीज से कंपेयर करते हैं उसको कहां रखते हैं? बेस पर। तो 2001 को हम कहां रखेंगे? बेस पर। क्या ये क्लियर है? डिकेडल ग्रोथ रेट। तो जल्दी से बता दो इसका डिकेडल ग्रोथ, ये डीआई में भी हेल्पफुल होगा बेटा। डीआई में सवाल आया था इस बार, पता है ना आपको? डीआई में इस बार सवाल आया था, पता है ना आपको? सभी को पता है ये चीज? डीआई का एक क्वेश्चन था डिकेडल ग्रोथ रेट पर। वेरी गुड। तो जल्दी से बता दो कि 2011 का पॉपुलेशन इज 1000, 2001 का पॉपुलेशन इज 900, गंदा सा फिगर हो जाएगा यार, 750, ठीक है। व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट? जल्दी बताओ, व्हाट इज द डिकेडल ग्रोथ रेट? सभी का आंसर आ गया 33.33। इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए बता दे रहा हूं कि वहां दिमाग लगाना है, डीआई में भी यूज होता है वहां पर। अरे 3 ही लोग आंसर किए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया आप। हाँ, तो 2011 का पॉपुलेशन अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? 1000। 2001 का पॉपुलेशन लिखेंगे तो 750 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। दिस विल गिव यू 250 डिवाइडेड बाय 750, 1 by 3, 100 by 3 will give you what? 33.33%. Now, what is annual growth rate? एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है? एक साल में। तो पॉपुलेशन 2011 माइनस पॉपुलेशन 2010 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 2010 इंटू 100। एक साल में देखो तो 2011, 2010, 2010 के बेस पर। दिस इज व्हाट? एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। क्लियर है ये चीज? एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, इसका सवाल करने की जरूरत नहीं है। बट मजेदार बात है कि सर अगर मुझे 2010, 2009, 2010, 2008, 2007 का डेटा नहीं दे रखा है तो फिर एनुअल ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे? तो एनुअल ग्रोथ रेट उस केस में नहीं निकालते, क्या निकालते हैं? एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट। क्या मान लेते हैं?
कि टोटल 10 साल में 33.33% ग्रो हुआ है, तो हर साल में इक्वली ग्रो किया होगा, तो 10 साल में डिवाइड दे देंगे तो आंसर क्या आएगा 3.33%। यहां अजम्पशन क्लियर है? ये 10 क्यों डिवाइड किया सभी को? अगर आपको 2010 का पॉपुलेशन दे दिया बेटा डेटा इंटरप्रिटेशन में, तो 2010 का यूज करना पॉपुलेशन, ये नहीं कि 10 साल का निकाल के 10 से डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट एवरेज। सभी को ये क्लियर है? इसीलिए ये पढ़ा रहा है इतना डिटेल में। समझ में आ रहा है ये चीज? अगर 2010 का दे दिया, 2011 का पॉपुलेशन दे दिया, तो यही लगाने का, ये मत कर देना फिर 2001। और मान लो ये तीनों डेटा दे रखे, मान लो तीनों डेटा दे रखे 2011 का, 2001 का, ठीक है, और आपसे पूछा है 2011 से 2010 में कितना इंक्रीज हुआ, तो ये वाला यूज करेंगे, ना कि पूरा निकाल के 10 से डिवाइड। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा। काफी सारा चर्चा हो गया है, जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस रेट, रेड एंड ब्लू। आई होप आप गलती नहीं करेंगे, कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ले, पहला डीआई खत्म नहीं हुआ, दूसरा डीआई आ गया, सेक्स रेशियो। अब याद है सेक्स रेशियो पे क्वेश्चन आया, आया नहीं आया? सेक्स रेशियो जो इंटरनेशनली डिफाइन होती है, कैसे? इंटरनेशनली जो डिफाइन होती है, कैसे डिफाइन होता है? मेल्स पर 1000 फीमेल, वेरी गुड, मेल्स पर 1000 फीमेल। और इंडिया में कैसे डिफाइन होता है सेक्स रेशियो? फीमेल्स पर 1000 मेल। ध्यान रखना, अपना केस में अगर 6 रेशियो दे दिया तो क्या मानना है? फीमेल अपॉन मेल का रेशियो दे रखा है। इस पर भी सवाल आया। और जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी किताब हैं मार्केट में जिन्होंने सॉल्व किया है उस क्वेश्चन को, सब ने क्या मान लिया? 1006 लिखा गया था, कुछ ऐसा ही सवाल था कि सेक्स रेशियो 1006 है, और मान के बना दिया कि 1006 किसका ले लिया होगा, जो कि 6 है, ज्यादा है, तो ये मेल होगा और 1000 फीमेल होगा। ऐसे नहीं बनता है क्वेश्चन। ठीक है, बीपीएससी पर इस पर केस हो सकता है, पीपीएससी अगर क्वेश्चन गलत देता है तो, बिकॉज सरकारी डॉक्यूमेंट में भी एनसीईआरटी प्लस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में ही लिखा है कि इंटरनेशनली इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इंडिया में इस तरीके से डिफाइन करते हैं। गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में भी इसी तरीके से आपका सेक्स रेशियो क्या होता है, डिफाइन होता है। ठीक है, अब तो कोई हल्ला नहीं करेगा सेक्स रेशियो के ऊपर। एनीवन? सारा कंफ्यूजन खत्म, डीआई के लिए भी कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए आगे चले तो व्हाट इज सेक्स रेशियो? फीमेल्स पर 1000 मेल इन आवर पॉपुलेशन फॉर इंडिया, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की डेफिनेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या होता है? क्लास 10 एनसीईआरटी। हाउ इज लिटरेसी रेट डिफाइंड? एनीवन? 7 or above, anyone with age 7 or above plus read and write in any language with understanding. These are the 4 components of what? Literacy rate. ठीक है, 7 or above, read and write in any language with understanding constitutes what? Literacy rate. तो literacy rate का भी डेटा वगैरह आएगा। ये पूरा डेफिनेशन है, क्लियर है? 7 और अबव हमने क्या लिखा? एज। शॉर्ट में लिखकर निकल जा रहा हूं ताकि आप लिखें, मैं नहीं, एग्जाम आपको लिखना है। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? यहां तक किसी को कुछ पूछना हो?
एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग टिल हियर? सब क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नेक्स्ट इज पॉपुलेशन थ्योरी. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन थ्योरी. ठीक है, तो पॉपुलेशन थ्योरी अगर आप देखो तो जो पहला पॉपुलेशन थ्योरी आया था वो किसका आया था? माल्थस का. ठीक है, पहला थ्योरी किसका आया था? माल्थस का. और माल्थस जो साइंटिस्ट थे वो क्या बोल रहे थे कि पॉपुलेशन जो है इट इंक्रीजेस इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दैट्स व्हाई एक समय ऐसा आता है कि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो जाता है, फूड इतना कम हो जाता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है ड्यू टू डेथ. स्टारवेशन रिलेटेड डेथ इतने ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है. इसी थ्योरी को क्या बोलते हैं? माल्थूसियन थ्योरी, या जो पहली थ्योरी आई थी ऑन पॉपुलेशन. क्लियर है माल्थूसियन थ्योरी? इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं. किसी ने पढ़ा है ये माल्थूसियन थ्योरी? हैव यू रेड इट? यस सर, वेरी गुड. 11 12 का एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो है वहां पर माल्थूसियन थ्योरी. वेरी गुड. तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं. नाउ ज्योग्राफी ऑप्शन रहा है फिर तो खैर तो कोई बात ही नहीं. अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शन पढ़ा हो तो ये सब तो पता होगा. नाउ इनके बाद भी काफी सारी थ्योरीज आई पॉपुलेशन के ऊपर. ठीक है, कैन यू रिपीट इट अगेन? या आई रिपीट इट अगेन. माल्थस जो थे, ठीक है, माल्थस क्या बोलते हैं कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, पॉपुलेशन जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? 1 2 4 8 16 32 ऐसा. फूड प्रोडक्शन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज करता है. जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6. तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहां ध्यान से देखो, एक आदमी के लिए एक फूड, दो आदमी के लिए दो फूड, बट आगे क्या हो रहा है? 4 आदमी के लिए 3, 8 आदमी के लिए 4 फूड, 16 आदमी के लिए 5 फूड, 32 आदमी के लिए 6 फूड. मतलब कहने का मतलब यह है कि फूड का प्रोडक्शन लिमिटेड, पॉपुलेशन इज मोर, तो पॉपुलेशन जो है स्टार्व होगा. और पॉपुलेशन जब स्टार्व होगा तो इट विल रिजल्ट इन व्हाट? स्टारवेशन रिलेटेड डेथ. तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा. तो ये उन्होंने थ्योरी दिया था, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस. ठीक है, क्लियर है ये चीज ना? इसके बाद भी काफी सारी थ्योरीज आई हैं पॉपुलेशन की, बट उन बीच वाली थ्योरीज को हम नहीं पढ़ेंगे. जो लेटेस्ट है और जो बुक में दे रखा है वो क्या है? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ये क्यों पढ़ा रहा हूं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं. इतना हेवी भरकम भारी भरकम चीज मत पढ़ाओ, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. व्हाट डज दिस थ्योरी सेज? पहले सुन लीजिए. ये थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान से देखना, कि इनिशियली कंट्री जब डेवलप्ड नहीं होता है तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होते हैं. जितने लोग बर्थ ले रहे होते हैं उतनी ही तेजी से लोग क्या हो रहे हैं? मर भी रहे होते हैं. ठीक है, क्लियर है? ये थ्योरी है, ऐसा उन्होंने बोला. फिर क्या बोला गया? दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस इज द फेज 1. व्हाट हैपेंस इन द सेकंड फेज? कि ड्यू टू एडवांसमेंट इन हेल्थ टेक्नोलॉजीज, ड्यू टू एडवांसमेंट इन health technologies, death rate begins to fall. ठीक है, नीचे वाला डेथ रेट है बेटा, ब्लू वाला. डेथ रेट begins to fall, and at the same time, just give me 1 minute. At the same time, birth rate उतना ही हाई भी रहता है. बर्थ रेट नहीं गिर रहा होता है, बर्थ रेट इज हाई. तो
तो आप यहां पर ध्यान से देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले नेचुरल ग्रोथ रेट बात किया था ना, व्हाट इज नेचुरल ग्रोथ रेट? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। तो एट पॉइंट ए बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में ये ब्लैक वाली लाइन का डिफरेंस है। एट पॉइंट बी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट? बहुत ज्यादा है। तो डोंट यू थिंक दिस पॉइंट बी विल बी अ पॉइंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? एक्सप्लोजन मतलब क्या? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, दिस इज फेज 2। व्हाट हैपेंस इन फेज 3? डेथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, birth rate also starts declining. ठीक है, birth rate also starts declining. तो यहां पर देखो, फिर से पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। देन अकर्स फेज 4। फेज 4 में आप क्या देखोगे? लगभग ऐसा पहुंच जाएंगे ये लोग। ठीक है, या बर्थ रेट थोड़ा सा नीचे भी हो जाएगा और डेथ रेट विल बी हाई। तो ये जो फेज 4 है, फेज 4 से हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या शुरू होना हो जाएगा? एजिंग। यंग पॉपुलेशन कम हो जाएंगे। ठीक है, यंग पॉपुलेशन हमारे यंग का जो प्रोपोर्शन है वो हमारे पॉपुलेशन में कम हो जाएगा और जो बूढ़े लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है जो हम ये पढ़ रहे हैं, इसके पीछे दो रीजन था मुझे ये इंक्लूड करने का। एक तो सॉरी, तीन रीजन है। एक तो इकोनॉमिक सर्वे में ये आने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं, वहां पर मुझे ये डिटेल में अलग से नहीं पढ़ाना होगा। दूसरा, चाइना और जापान में ये डेमोग्राफी के ऊपर काफी चीजें चर्चा में थी पिछले 1-2 महीने में, पढ़ा होगा आपने। हाँ, जापान ने क्या चाइना क्या बोल रहा है अब? इट इज इंसेंटिवाइजिंग इट्स पीपल टू गिव मोर बर्थ, है ना, कि ज्यादा बच्चे आप क्या करो? बर्थ करो। सिमिलरली इन जापान ऑल्सो, जापान में तो पैसे भी दिए जा रहे हैं 6 लाख रुपए, है ना। जापान इज गिविंग 6 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज फॉर इंक्रीजिंग इट्स बर्थ रेट। ठीक है, सिक्किम इन इंडिया, वेरी गुड, सिक्किम वाला भी है, सिक्किम भी हुआ था इंडिया में। ठीक है, सिक्किम इज ऑल्सो इंसेंटिवाइजिंग, सिक्किम भी इंसेंटिवाइज कर रहा है इंडिया में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये तो इकोनॉमिक सर्वे में फिर से आएगा ही आएगा। प्लस पिछले बार मतलब पिछला साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, उसने थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को यूज किया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बिहार का डेमोग्राफी जो है वो अलग है इंडिया के डेमोग्राफी से। कितने लोग ये पढ़ के गए थे मेंस के लिए? सॉरी, कितने लोगों ने ये पढ़ा था पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में? बिहार का डेमोग्राफी जो है इंडिया के डेमोग्राफी से अलग है। पढ़ा था आपने? किसी ने भी पढ़ा था ये चीज? अगर ये क्वेश्चन आता 38 मार्क्स का तो क्या आप लिख पाते? जाता 38 मार्क्स? बिहार का डेमोग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडियाज डेमोग्राफी। तो जब इकोनॉमिक सर्वे आएगा ना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि पिछले बार के इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा पॉइंट क्यों लिखा गया था कि बिहार का डेमोग्राफी क्यों है अलग। ठीक है, क्योंकि बिहार को बोला गया कि बिहार इज एट पॉइंट बी एंड इंडिया जो है पॉइंट बी से आगे निकल गया है। इन दोनों का कंपैरिजन हुआ था। ठीक है, तो बिहार का जो सेकंड कंपैरिजन जो था डेमोग्राफी के बेसिस पर क्या बोला गया? बिहार में जो लोग हैं इनका जो एवरेज एज है दैट इज यंगर देन इंडिया। इंडिया से जो इंडिया का जो एवरेज एज है उससे क्या है? कम है। तो बिहार इज यंगर देन इंडिया। तो 3-4 कंक्लूजन थे उसके साथ साथ। तो डरना नहीं है, मैं आपको वो सारी चीजें करा दूंगा जो भी अलग सा दिखेगा वहां पर। ठीक है, पिछले बार अलग सा मुझे जीविका दिखा था तो मैंने जीविका पर क्वेश्चन कराया था और वही आया। ठीक, टेंशन नहीं लेने का। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में किसी को कोई दिक्कत? थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में किसी को कोई दिक्कत? ये दोबारा भी रहेगा यार, फिर से इकोनॉमिक सर्वे में रहेगा, वहां पर हम इतना ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे।
Anyone who would like to ask any question on this theory of demographic transition? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज, एक और चैप्टर आपका इकोनॉमिक सर्वे में आएगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स। ऐसा करके एक चैप्टर आएगा इकोनॉमिक सर्वे में, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन बिहार, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन इंडिया। तो वो चैप्टर में कुछ कुछ वर्ड्स होंगे, इसके अलावा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, ये सारे कुछ वर्ड्स होंगे वहां पर। तो उन वर्ड्स को भी हम यहां पर सीख लेंगे ताकि वहां पर मुझे समय नहीं खर्च करना पड़े। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, पॉइंट्स लिखेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहले सीख लीजिए क्या सीखना है यहां पर। यहां पर एक चीज जो हमें सीखनी है डिटेल में, वो क्या, हमारा जो बेटा पॉपुलेशन होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, हमारा जो पॉपुलेशन होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स क्या है, एक है लेबर फोर्स और दूसरा नॉट वर्किंग। बनाते जाना, ये बना लेना, बना लिया सभी ने, मेरे साथ बनाते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल मुझे लग रहा है इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन इस साल। लिख लिया नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग में कौन कौन आते हैं बेटा, चिल्ड्रन। नॉट वर्किंग में हम जनरली और किसको डालते हैं, ओल्डर पर्सन। क्या सारे के सारे ओल्डर पर्सन नॉट वर्किंग होते हैं, नहीं, जनरली लिख रहे हैं यहां, जनरली ओल्डर पर्सन। ओके, जनरली ओल्डर पर्सन, ध्यान रखना, जनरली ओल्डर पर्सन। और तीसरा, एक वैसे लोग जिनके पास पैसा बहुत है, नॉट विलिंग टू वर्क, जिनको इच्छा ही नहीं है काम करने की, बहुत पैसा है अपने पास, कोई बात नहीं, काम ही नहीं करना। तो नॉट वर्किंग में ये 3 कैटेगरीज आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स, कभी कंफ्यूज मत होना आज के बाद से। लेबर फोर्स का मतलब हो गया वर्कर्स और दूसरा हो गया अनएम्प्लॉयड, हु आर अवेलेबल फॉर वर्क। ये क्या हो गए, नॉट अवेलेबल। ठीक है, वर्कर्स मतलब जो एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड को हम यू से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रियवंत ने बोला है डिजेबल्ड ऑल्सो। बेटा पॉपुलेशन में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, डिजेबल्ड को हम इस कैटेगरी में नहीं डालते हैं, बिकॉज वी प्रोवाइड देम विथ वर्क, ओके, वर्क अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई। ठीक है, अवेलेबिलिटी और नॉट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, ओल्डर पर्सन ही है, बट ही इज अवेलेबल फॉर वर्क, दैट विल बी काउंटेड इन लेबर फोर्स। ओके, ठीक है, द मेन क्राइटेरिया इज अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी, ये ध्यान रखना। सर बच्चा अवेलेबल हो गया तो क्या करेंगे नहीं, बच्चे काउंट नहीं करेंगे, वो तो ऐसे ही इलीगल है, ठीक है नहीं। बैरिंग सम फ्यू, दो, आपको पता है ना, बच्चे लोगों को हजार्डस कंडीशन में काम करना है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। स्ट्रिक्टली क्या, लीगली प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट फॉर 2 कंडीशंस। कहां कहां काम कर सकते हैं बच्चे, कहां कहां काम कर सकते हैं, यू नो दिस, होम बिजनेस एंड फिल्म इंडस्ट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। होम बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री, और साथ में क्या, पूरा आंसर तो अभी भी नहीं दिया। होम बिजनेस, बिजनेस नहीं बेटा, होम बिजनेस, दैट इज द आंसर। और पूरा 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 आंसर मुझे चाहिए, कहां बात कर सकते हैं बच्चे काम, होम बिजनेस एंड फिल्म इंडस्ट्री आफ्टर देयर स्कूल वर्क, मतलब स्कूल करने के बाद, ऐसा नहीं कि स्कूल के टाइम पर वो बिजनेस और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। समझ में आई ये चीज, ठीक है, चलो ठीक है, कुछ कुछ चीजें जीएस की आ जाती हैं उठाकर, तो अच्छी बात है।
बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में भी रहे, कभी कभार जिस प्रकार से ये पीटी वीटी जा रहा है यूपीएससी की तरफ, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, ये पॉपुलेशन का डिवीजन आप लोगों को क्लियर है? लेबर फोर्स, वर्किंग, नॉट वर्किंग, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नाउ यहां से उठकर पहला डेटा आता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, whom we call children। चार अलग अलग लॉ हैं, चारों अलग अलग लॉ में अलग अलग तरीके से चिल्ड्रन डिफाइंड है। ठीक है, हु इज अ चाइल्ड, चार लॉज हैं, पॉक्सो का एक लॉ है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक लॉ है। ठीक है, उसके बाद आपका जो चाइल्ड मैरिज का एक लॉ है। तो इन चारों लॉज में चिल्ड्रन का डेफिनेशन अलग अलग है। जनरली चिल्ड्रन हम उनको बुलाते हैं जो 18 साल से कम है, जनरली हर लॉ में अलग अलग तरीके से डिफाइंड है। ठीक है रोहित, next is labor force participation rate। how do we define this labor force participation rate? लिखिए इसको, labor force participation is found out by labor force upon working age population, labor force upon working age population, this is what लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। नाउ यहीं पर एक टर्म आ गया, वर्किंग एज पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? 15 टू 64। यहां पर ध्यान से देख लो, ये सब डेफिनेशन है आपके सेंसस में दे रखा। सेंसस के हिसाब से ये चाइल्ड क्या होगा? लेस देन 14, मतलब 0 टू 14। ओल्ड एज में किसको डालेंगे हम? 65 और अबव। ठीक है, एडोलसेंट्स क्या होते हैं? हु आर एडोलसेंट्स? 10 टू 19 ईयर्स वाले को क्या बुलाते हैं? एडोलसेंट्स। ठीक है, चलो यहां देखो, हाउ इट इज दिस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिफाइंड? लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब हम अपने फॉर्मूले में देखें तो लेबर फोर्स को क्या लिख सकते हैं बेटा? E प्लस यू, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? नेक्स्ट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर के लिए हमने क्या लिखा बेटा? ई। एम्प्लॉयड वाले को बस खाली काउंट करेंगे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में, अनएम्प्लॉयड वाले को काउंट नहीं करेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज वर्कर अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर क्वेश्चन था पीटी में, कितने लोगों का सही हुआ? फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पर क्वेश्चन था ना पीटी में, कितने लोगों का सही हुआ? कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ना आंसर की मिला लेना। ठीक, नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक अभी बेसिक सा डेफिनेशन देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, unemployment is defined as a condition where people searching for work is unable to get that work, is what a situation of unemployment। now आपके PLFS सर्वे में एक और डेफिनेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। now how is this unemployment rate defined? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U अपॉन E प्लस U। तो these are some of the basic definition for what? Unemployment rate, worker population ratio, तीसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का अगर कोई क्वेश्चन आएगा हमारे बीपीएससी में तो यही सब चीज लिखेंगे डेटा के साथ। समझ में आ रहा है क्यों पढ़ रहे हैं ये? यही सब चीज लिखना है डेटा के साथ, बस इसमें बस अब डेटा ऐड होगा जब आपका सर्वे आएगा उसके बाद। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका दिमाग इधर उधर उड़ गया, सर ये क्या हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है बेटा?
यस, वेरी गुड, यही सुनना था मेरे को। दैट इज द मोस्ट सूदनिंग वर्ड फॉर मी। यस, समझ आ गया। बहुत डिफिकल्ट है ये, इकोनॉमी को उस लेवल पर जाकर आप लोगों को समझा देना। ठीक है, नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो इज डिफाइंड एज व्हाट? 0 to 14 वाले प्लस 65 और अबव वाले डिवाइडेड बाय 15 to 64 का पॉपुलेशन। जल्दी से डिपेंडेंसी रेशियो बता दो। 0 to 14 में 20 बच्चे हैं, 65 और अबव में 40 बूढ़े हैं, और 15 to 64 में 80। व्हाट विल बी द डिपेंडेंसी रेशियो? इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, बता देता हूं। सबका आंसर आ गया? 20 + 40 60, 60/80 ना। ये बताओ, ये जो रेशियो है डिपेंडेंसी रेशियो, ये लो होनी चाहिए या किसी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये रेशियो कैसा होना चाहिए? लो या हाई? लो या हाई? इट शुड बी लो, बिकॉज वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे पॉपुलेशन में क्या होना चाहिए? ज्यादा परसेंटेज होना चाहिए उनका, तभी तो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर इस पर चैप्टर पर किस तरीके से का क्वेश्चन आ सकता है? तो क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है कि डिस्कस द वेरियस पैरामीटर्स ऑन विच द जो बिहार की इकोनॉमी है उसमें हमें इस तरीके से। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन आपने पूछ दिया तो तुरंत फ्रेम करना इज लाइक दिस। या discuss the situation of labor and worker scenario in Bihar with special emphasis on unemployment। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर पिछले इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक यहां पर भी पिछले बार का इकोनॉमिक सर्वे ना एक अलग लाइन लिख कर देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहार में ज्यादा है या कम? ये बताओ तो, पिछले इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार ज्यादा है या कम? अरे बिहार में 5.7 था पिछले इकोनॉमिक सर्वे, मतलब अभी जो नया आने वाला है वो नहीं, जो अभी चल रहा है कंटिन्यूअस में। और आपके केरला में कितना था? 11.6। तो आपका इकोनॉमिक सर्वे लिख के भी एक लाइन दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार इज लेस व्हेन कंपेयर टू अदर डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू अदर डेवलप्ड स्टेट्स। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको लिख के दे देता कि व्हेन कंपेयर टू डेवलप्ड स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार इज लेस, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, निपट जाते सबके सब। कम है बेटा, 5.7 है, 11.6 है, मैं तो डेटा बता रहा हूं ना। हाँ? वहां तो हम नहीं सोच पाते ना, वहां तो हम अपने हिसाब से सोचते कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई होगा बिहार में, तो इसीलिए वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बिना उसके नहीं कर पाओगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। ठीक है, और क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे जब सर्वे होगा ना, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन उस समय देगा, अभी फ्रेम मत करवाओ। ठीक है, क्योंकि ये तो मतलब बेसिक्स का क्वेश्चन है कि बेसिक्स से क्वेश्चंस क्या ही पूछेगा वो। डेटा एक बार आ जाने दो, मैं फ्रेम करवा दूंगा। एक तो मेरा जो क्वेश्चन था इस तरह का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन बिहार इज
वेरी लो व्हेन कंपेयर टू डेवलप्ड स्टेट, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। ले, फंस जाएंगे, डेटा नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे, है ना। स्टैंड अलोन क्वेश्चन इस तरीके का नहीं आएगा, उसके साथ 2 3 4 क्वेश्चन जुड़े हुए होंगे, एक क्वेश्चन स्टैंड अलोन नहीं आएगा इस तरीके का, ठीक है। दिस इज व्हाट योर डिपेंडेंसी रेशियो इज। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेफिनेशन क्या होता है? मतलब सरल सा डेफिनेशन, कोई मैं आपसे एकदम इकोनॉमिस्ट बनने नहीं बोल रहा, एक सरल सा डेफिनेशन डेमोग्राफिक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यंगर पॉपुलेशन, मतलब परसेंटेज ऑफ यंगर पॉपुलेशन। यंगर कहने का मतलब क्या है? वर्किंग पॉपुलेशन। परसेंटेज ऑफ आपका पॉपुलेशन इस तरीके का हो गया है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब यंगर पॉपुलेशन जो है आपके टोटल पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट हो। दैट इज व्हाट डेमोग्राफिक डिविडेंड इज। किस तरीके का डिविडेंड देगा वो? इट विल रिजल्ट इन व्हाट? इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट। क्यों? यंगर पॉपुलेशन होगा, काम करने जाएगा, काम करने जाएगा तो मनी अर्न करेगा, मनी अर्न करेगा तो सेविंग्स होगा, और सेविंग्स को फिर क्या करेगा? ये इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक डिविडेंड में हमें क्या करेगा? हेल्प करेगा ना। और किस तरीके का डिविडेंड हमें देगा? पैसा होगा तो पैसा को कहां खर्च करेगा? हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर अगर पैसे को खर्च करेगा तो सरकार को इसके हेल्थ के बारे में देखने की जरूरत नहीं है, तो सरकार वो पैसा कहीं और खर्च कर सकती है, हाँ या ना। तो वो हेल्थ के हिसाब से भी आपको क्या देगा? डिविडेंड। सरकार के पैसे बचेंगे, सरकार किसी नीडी के ऊपर खर्चा करेगी, ठीक है। तो ये बेसिक मतलब होता है किस चीज का? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो एक ऐसा पोटेंशियल जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से आता है, मतलब कम डिपेंडेंसी रेशियो की वजह से आता है। और ये जो सिचुएशन है, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा बेटा? नहीं, एक फेज होता है, हर कंट्री के लिए एक फेज होता है। उसी समय आपको इस डेमोग्राफी को क्या करना पड़ता है? यूज करना पड़ता है, चैनलाइज करना पड़ता है। आपने अगर उस फेज को यूज और चैनलाइज नहीं किया तो इट विल टर्न इनटू व्हाट? डेमोग्राफिक डिजास्टर, जैसा अभी माहौल है। क्लियर है ये चीज? समझ में आया सबको? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया हो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब और डेमोग्राफिक डिजास्टर का मतलब? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या, कि कैसे हम डेमोग्राफिक, कैसे हम लोगों से वो इकोनॉमिक पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हाउ वी कैन डू दैट? हाउ वी कैन डू दैट? एजुकेशन प्रोवाइड करके। हाउ वी कैन डू दैट? स्किल प्रोवाइड करके। हाउ वी कैन डू दैट? बाय क्रिएटिंग जॉब मार्केट्स। हाउ वी कैन डू दैट? डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं? एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, जॉब मार्केट्स वगैरह प्रोवाइड करके, हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करके। हेल्दी होगा तभी तो काम करेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? लोगों को मोल्ड कर सकते हैं और अपनी डेमोग्राफी में क्या कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट, अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन चैनलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफी को इस तरीके से आप चैनलाइज कर सकते हो। नहीं करोगे क्या होगा? डेमोग्राफिक डिजास्टर, मतलब राइट्स, दंगे, तोड़फोड़, ये सारी चीजें बढ़ेगी, खाली दिमाग शैतान का डेरा, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स आप क्या कर सकते हो? रीप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी बेनिफिट्स हैं जो भी हमने डिस्कस किया। सेविंग्स इंक्रीज होगा, फिर जैसे मान लो डेमोग्राफी में आप क्या देखोगे? सेविंग्स इंक्रीज होगा तो काफी लोग काम करने के लिए जाएंगे, तो फीमेल भी उनमें काम करने के लिए जाएंगे, तो जो फीमेल, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसका भी डिक्लाइन डिक्लाइन देखा जा सकता है। तो बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? दिस डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड पर नो क्वेश्चन, ठीक है।
Nobody will ask you demographic dividend. Okay? Questions? वो जो 2-3 क्वेश्चंस जब हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे वहीं से आएगा. तो डेमोग्राफी पर किसी को कुछ पूछना हो, बाकी पढ़ने के लिए मैंने दे दिया, आप चाहो तो पढ़ सकते हो. ये वर्ड याद रखना 69th पीटी के लिए. सुना है ये वर्ड? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? कोडोकुशी. खुदकुशी टाइप का साउंड करता है कोडोकुशी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज अ जापानीज टर्म. इट्स अ जापानीज टर्म जहां पर ये देखा जा रहा है कि यंगर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन को छोड़कर कहां चले गए? सिटीज में, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई. और एल्डरली क्या हो जाते हैं? आइसोलेटेड. एल्डरली क्या हो जाते हैं? आइसोलेटेड, जिनके वजह से उनमें डाइंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है. सोचते हैं कि आप जी कर क्या करें, बिकॉज दे आर बिकम व्हाट? अलोन. तो दे डाई थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स एवरी ईयर. तो इसी को बेसिकली क्या बोला जाता है? कोडोकुशी. और अल्टीमेटली डेथ होता है, सॉलिटरी डेथ. याद रखना. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिजास्टर? डेमोग्राफिक डिजास्टर बेटा ये हो गया, जैसे मान लो आपके पॉपुलेशन में 1 लाख यंग पीपल है, ठीक है, और 1 लाख यंग पीपल है और टोटल पॉपुलेशन मान लो 2 लाख का है. अगर आपने इस 1 लाख पॉपुलेशन को ढंग से ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी, ढंग से एजुकेशन वगैरह नहीं दिया, इनके हेल्थ पर हमने काम नहीं किया, तो क्या ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? क्या इनकी जॉब लग पाएगी? नहीं लग पाएगी. जॉब अगर नहीं मिला तो क्या होगा? दे विल डू व्हाट? इंडल्ज इन वायलेंस, इंडल्ज इन राइट्स, रॉबरीज, है ना? तो ये 1 लाख लोग अगर वायलेंस में इंडल्ज हो गए तो इट विल टर्न इनटू व्हाट? जहां आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले थे ये लोग, अब क्या करेंगे? इकोनॉमी में चीजें जो ऑलरेडी बन गई है, they will destroy those. Government institutions will get destroyed. So this will be turned into what? Demographic disaster. किसी ने पूछा मेरे से डेमोग्राफिक डिजास्टर दोबारा? क्लियर है? क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना हो? ये बेसिक्स जो हमने डेमोग्राफी का पढ़ा है, इस पर किसी को कुछ पूछना हो? तो अगर नहीं पूछना हो तो विल एंड द क्लास ओवर हियर. आई विल गिव यू दैट टाइम टू चेक योर क्वेश्चंस. नंबर मिलाइए, ठीक है, और भगवान करे अच्छा मार्क्स आए आपको, ठीक है, और उत्तीर्ण होइए अच्छे मार्क्स से, ठीक है. जाइए नंबर मिलाइए. दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड. छोड़ दिया, क्वेश्चन भी नहीं लिखवाया. तो बाय एवरीवन.